हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। और इस पार्टनरशिप एक्ट में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन। फिर पिछली क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। तो उसके राइट्स में मेन ये था कि वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं और पार्टनर अगर एग्रीमेंट नहीं, दैट वाज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, तो अगर एग्रीमेंट इज साइलेंट देन ही कैन कंटिन्यू अ कंपीटिंग बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म व्हाइल अ पर्सन इज ए पार्टनर, इट इज नॉट अलाउड कि वो कंपीटिंग बिजनेस करे। लेकिन रिटायर होने के बाद तो करने दोगे ना। सोचो, थोड़ा दिमाग देखो बेटा। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, राइट? एंड दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपनी सीए फर्म चला रहे हैं। तो ये तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीए फर्म चला रहे हैं। और अब देखिए, कोई भी पार्टनर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। अब सी ने अपने घर पे भी ऑफिस खोल लिया, वहां पे भी क्लाइंट्स को हैंडल कर लेता है, तो ये गलत है। जब तक आप पार्टनर हो, आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, कोई और काम करना चाहता है, एनी अदर वर्क, तो वो कर सकता है जो इस फर्म से कंपीट ना करे। सीए का ऑफिस छोड़ के, सीए वाला काम छोड़ के कुछ और करना चाहता है, तो प्रॉब्लम पार्टनरशिप एक्ट को नहीं है, सीए एक्ट को है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। अब बेटा, एक दिन इन पार्टनर्स में सपोज झगड़ा हो गया और सी ने फर्म छोड़ दी। नाउ रिटायर हो गया सी इन दोनों के साथ काम नहीं करना चाहता, जो भी वजह रही, मैं उसमें क्यों जाऊं। अब सीए का ऑफिस खोल सकता है, नहीं खोल सकता है? डेफिनेटली यस। अरे, उसकी जिंदगी खराब कर दोगे क्या सर? अब वो यही काम तो करेगा, और करेगा क्या? तो रिटायर होने के बाद पार्टनर हैज ए राइट, लेकिन he cannot use the old firm name, he cannot represent himself as continuing old business, and he cannot solicit old customers. However, he can have a competing business and he can also advertise that business. But चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में प्रॉब्लम है एडवर्टाइजमेंट करने में। लेकिन हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो उस पर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा बच्चों, माफ कीजिएगा मुझे। दूसरा राइट क्या था बच्चों? दूसरा राइट था टू गेट ए शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। दैट वाज सर सेक्शन 37, एंड ए पार्टनर विल गेट शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। उसको रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट्स हो रहे उसमें शेयर मिलेगा। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि वो जब रिटायर हुआ है या उसकी डेथ हुई है, तो उसको उसका पेमेंट नहीं किया गया, द अकाउंट्स आर नॉट सेटल्ड एंड द बिजनेस इज कंटिन्यूड। तो आफ्टर रिटायरमेंट जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसको शेयर मिलेगा, या लीगल ईयर्स को शेयर मिलेगा। 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। दोनों में ऑब्वियसली क्योंकि चॉइस है, तो पार्टनर अगर रिटायरमेंट का केस है, डेथ का केस है, तो लीगल ईयर्स विल चूज विच एवर इज हायर। एनीवे, तो ये तो थे राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। नाउ द टॉपिक इज liabilities of outgoing partner. Liabilities of outgoing partner. तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, दोनों की बात कर रहा हूं, उसकी कोई लाइबिलिटी है? तो देखिए, यहां पे जो जनरल रूल था वो ये था कि पार्टनर shall
remain liable even after retirement or death for the acts done at the time when he was partner. सर ये रूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में रिटायरमेंट में पार्टनर पर्सनली लायबल होगा और डेथ में उसकी एस्टेट लायबल होगी, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो संपत्ति होगी जो वो छोड़ के जाएगा, दैट विल बी लायबल. द लायबिलिटी ऑफ लीगल ईयर्स इन नो केस कैन एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी एस्टेट रिसीव्ड फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन. तो अगर मान लीजिए किसी की डेथ हुई, एक्स की डेथ हुई, और एसेट्स 20 लाख रुपीस की वो छोड़ के गया है और उसकी लाइबिलिटीज भी छोड़ के गया है 5 लाख की, तो इस सिचुएशन में लीगल ईयर्स को 5 लाख रुपए देने होंगे एंड दे विल पे आउट ऑफ द एसेट्स. तो उसकी एस्टेट में से पे करेंगे. लेकिन सपोज करो एसेट्स 20 लाख है और लाइबिलिटीज 25 है, देन व्हाट? तो लीगल ईयर्स आर लाइबल, यस दे आर लाइबल, बट टू द एक्सटेंट ऑफ 20 लाख ओनली. उनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, दे विल नॉट पे आउट ऑफ देयर ओन एसेट्स. जो मृतक व्यक्ति है उसकी संपत्ति, सॉरी दिस हिंदी इज रियली टिपिकल. तो द लीगल ईयर्स ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट लेफ्ट बाय द डिसीज्ड पर्सन. वो जो छोड़ के गया उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है. ओके, तो मृतक व्यक्ति के जो लीगल ईयर्स है, मतलब जो उसके वारिस हैं, उनका जो दायित्व है, लाइबिलिटी है, वो अधिकतम मैक्सिमम उतनी है जितनी प्रॉपर्टी, जितनी संपत्ति. अरे ठीक है ना, आई थिंक आई हैव एक्सचेंज द आइडिया. सो फिर से बात करता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा यार. सर ए पार्टनर shall remain liable even after his retirement or death for the acts done at the time when he was partner. ठीक है. In case of retirement, public notice is necessary. मतलब रिटायरमेंट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे दोगे. तो पब्लिक नोटिस इज इंपॉर्टेंट, पब्लिक नोटिस इज वेरी नेसेसरी. सर अगर रिटायरमेंट 1 जनवरी को हुआ लेकिन पब्लिक नोटिस उसने 1 मार्च को दिया, तो जनवरी और फरवरी के एक्ट्स के लिए भी लाइबल होगा. लाइबिलिटी विल कंटिन्यू टिल पब्लिक नोटिस. इसका मतलब ये हुआ कि लाइबिलिटी विल कंटिन्यू टिल पब्लिक नोटिस. इसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, तब तक लाइबिलिटी कंटिन्यू करेगी. लेकिन बच्चों इन केस ऑफ डेथ और स्लीपिंग पार्टनर, पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड. तो डेथ के केस में पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती. डेथ हो गई पार्टनर की तो इट इज ऑटोमेटिक पब्लिक नोटिस. अब वो लाइबल नहीं है. डेथ के बाद जो भी एक्ट्स होंगे वो कतई लाइबल नहीं है, मतलब ही नहीं होता बच्चों, भले ही थर्ड पार्टी को पता हो या नहीं पता. ओके. इन केस ऑफ स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो भी उसे पब्लिक नोटिस नहीं देना है. स्लीपिंग पार्टनर मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था कि स्लीपिंग पार्टनर इज ए पार्टनर हु डजंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस. जो सामने नहीं आ रहा है, पार्टनर है, पैसा लगा रखा है, पर वो काम नहीं करता है, तो
तो वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है. Somebody was asking कि साहब अगर कोई पार्टनर कोमा में है तो क्या स्लीपिंग पार्टनर माना जाएगा? मतलब यार हद हो गई, ये कोमा उमा कहाँ से चला आया है? मतलब कुछ भी, एनीथिंग. सर कोमा वाले का तो फर्म का ही डिसोल्यूशन हो जाएगा, आगे अपन डिस्कस करेंगे. वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं है. हाँ नहीं सर, कैसे कैसे विचार आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन लोग हैं ये, और मतलब कौन से प्लेनेट से आए. एनीवे, स्लीपिंग पार्टनर क्या बताया मैंने आपको? हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस. मैं समझाता हूं. सपोज करिए मैं हूं. अब बेटा मैं सर आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और थोड़ा बहुत ऑफिस में भी काम है मेरे पास, और फिर बाकी क्लासेस हैं, तो इसमें मेरा बहुत टाइम खर्च हो जाता है. फुल टाइम आई एम बिजी. सर इवन इस समय अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 बज रहा है शाम का, शाम कह लो रात कह लो. तो दैट्स व्हाट, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार मेरे पास टाइम नहीं है. अभी क्या हुआ, मैंने एक बिजनेस में पार्टनरशिप करी. सपोज एग्जांपल है कि मेरा एक दोस्त है और उसने एक नया रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, और वो मेरे पास आता है, कहता है यार भाई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, बढ़िया बिजनेस है, अच्छी लोकेशन पर है, और उसने अपना सब आइडिया जो भी प्लान्स थे वो मुझसे शेयर किए. अब कह रहा है यार टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी अमाउंट है, कोई भी अमाउंट, आधे पैसे तुम लगा दो. मैंने कहा यार देख ऐसा है भाई, मैं आई एम ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड एंड आई डो नॉट हैव एनी टाइम, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझे माफ करो. कह रहे यार मैं हूं तो बिजनेस मैं देखूंगा, रेस्टोरेंट मैं चलाऊंगा, मैनेजमेंट मैं करूंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी, तुम बस आधे पैसे लगा दो और जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 कर लेंगे. ऐसा उसने ऑफर किया, मैंने मान लिया. नाउ पार्टनरशिप हो गई. सर दिस इज एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस. बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग है, एग्रीमेंट हुआ, उसने ऑफर करा, मैंने एक्सेप्ट करा, और कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, तो वो करेगा पर दोनों के बिहाफ पे करेगा. नाउ आई विल बी ट्रीटेड एज स्लीपिंग पार्टनर. अभी ये बताओ मैं कोमा में हूं क्या, या मैं हर वक्त सोता रहता हूं? मतलब यू विल टेक द लिटरल मीनिंग. स्लीपिंग मतलब जो सो रहा है. क्या यार, स्लीपिंग मतलब हु इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, हु इज नॉट इन फ्रंट. कस्टमर्स को मैं दिखाई नहीं देता हूं, लोगों को ये मालूम ही नहीं मैं पार्टनर हूं, क्योंकि मैं तो वहां जाता ही नहीं हूं. सर आई एम नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस, सो आई एम क्वालिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ स्लीपिंग पार्टनर. And if that kind of partner retires from for public notice is not required because the people do not know that he is a partner. जब लोगों को पता ही नहीं है कि ये पार्टनर है, okay, and then he retired, तो जब किसी को मालूम ही नहीं पार्टनर है, उसके जाने से क्या फर्क पड़ेगा? So that is why public notice is not needed. That is the reason. Anyway, वापस आते हैं. सर क्या है कि कभी कभी थोड़ा सा बुरा लगता है, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा गुस्सा हो जाता है कभी कभी, मतलब बहुत रेयर है, और फिर आपको पता ही गुस्से में बेटा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो वही हुआ. एंड इट्स ओके, इट्स फाइन, बट प्लीज जो है उसी को रहने दीजिए, उसमें ऐसी चीज़ों को मत जोड़िए जिसका ना लॉजिक है, ना सर है, ना पैर. तो देखिए अगर हम इस पूरे को कंक्लूड करें तो पार्टनर की लायबिलिटी रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन he will remain liable. He will remain liable for the acts done, for the liabilities incurred at the time when he was partner. तो जब वो पार्टनर था उस समय जो कार्य हुए उसके लिए वो हमेशा लायबल रहेगा. रिटायर हो जाएगा उसके बाद भी रहेगा, लेकिन जो एक्ट, जो लायबिलिटीज उसकी डेथ या रिटायरमेंट के बाद अराइज हो रही हैं
उसके लिए वो लायबल नहीं है। रिटायरमेंट में पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, यानी कि पब्लिक नोटिस की डेट तक लायबिलिटी कंटिन्यू करेगी, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। पर डेथ के केस में, डेथ किसी भी पार्टनर की हो, चाहे एक्टिव पार्टनर की हो बेटा और चाहे स्लीपिंग पार्टनर, तो उसको नोटिस नहीं देना है। और स्लीपिंग पार्टनर की जब रिटायर हो रहा है तो उसे भी नोटिस देने की जरूरत नहीं। अदरवाइज पब्लिक नोटिस इज नेसेसरी, पब्लिक नोटिस इज इंपॉर्टेंट, उसको बताना पड़ेगा कि वो फर्म छोड़ के जा रहा है। ओके, ये इतना बात क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें एक पॉइंट ये है कि एग्रीमेंट के द्वारा उसकी लायबिलिटी को समाप्त किया जा सकता है। रिटायरिंग पार्टनर कैन बी एब्सॉल्व्ड, रिटायरिंग पार्टनर कैन बी एब्सॉल्व्ड मीन्स एग्जेम्प्टेड, मतलब उससे उसको मुक्त किया जा सकता है फ्रॉम ओल्ड लायबिलिटीज बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और ये एग्रीमेंट किस किस के बीच होगा बच्चों? रिटायरिंग पार्टनर, जो कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनर्स वो, और बेटा क्रेडिटर्स। जब तक ये लोग एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है, इस एग्रीमेंट का कोई महत्व तो नहीं है। दैट एग्रीमेंट विल बी वैलिड ओनली व्हेन क्रेडिटर्स साइन दैट। तो ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट करना पड़ेगा, त्रिपक्षीय। सो दिस इज द लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सो यू कैन रीड द असाइनमेंट। लिखा है ए रिटायरिंग पार्टनर, क्या लिखते हैं? अ रिटायरिंग पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स डन एंड डेब्ट्स इनकर्ड बिफोर हिज रिटायरमेंट। तो जब वो पार्टनर था उस समय जो कुछ हुआ उसके लिए वह लाइबल होगा, बट ही मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट। He may be exempted from his liability in case of an agreement made by him with third party and remaining partners. तो अगर रिमेनिंग और उस थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, फिर लाइबिलिटी नहीं रहेगी। सर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट आगे लिखा है पब्लिक नोटिस इज एसेंशियल, नेसेसरी। इफ इट इज नॉट गिवन तो रिटायरिंग पार्टनर विल कंटिन्यू टू बी लाइबल। रिटायरमेंट के बाद भी बेचारा लाइबल रहेगा। और पब्लिक नोटिस इज नॉट एसेंशियल इन केस ऑफ स्लीपिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर, एंड दे विल नॉट बी लाइबल। ओके, अब देखिए दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है राम, मोहन और गोपाल। तो पूरा धार्मिक प्रश्न है, सभी भगवान हैं, राम, मोहन, गोपाल। मोहन एंड गोपाल आर सेम। अरे क्यों मजाक कर रहे हो यार, 3 पार्टनर्स हैं बेटा, 3 पार्टनर्स। ड्यूरिंग द कोर्स फर्म ऑर्डर्ड सनराइज लिमिटेड सप्लाई ऑफ मशीन। फर्म ऑर्डर्ड ए मशीन, मशीन खरीदने का ऑर्डर दिया, ठीक। बिफोर द मशीन वॉज डिलीवर्ड राम एक्सपायर्ड। अब राम की मृत्यु हो गई। Machine was delivered. Machine was later delivered. ठीक है। और सर राम की तो मृत्यु हो गई और ये दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। मोहन एंड गोपाल बिकेम इंसॉल्वेंट। इन दोनों का दिवाला निकल गया और ऑब्वियसली फर्म इस सनराइज लिमिटेड को पैसा नहीं दे पाई। क्वेश्चन है कि क्या राम की लाइबिलिटी रहेगी? तो वेदर राम इज लाइबल। तो देखिए, क्योंकि डेथ का केस है बच्चों, तो मैं पब्लिक नोटिस की बात तो करूंगा ही नहीं। सर आई विल नॉट डिस्कस, मैं उस चीज पे जिक्र ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो पॉइंट है भी नहीं,
क्वेश्चन ने भी नहीं कहा नोटिस दिया है नहीं दिया है, दिया होता तो भी क्या फर्क पड़ता, नहीं दिया होता तो भी क्या फर्क पड़ता, क्योंकि डेथ के बाद लाइबिलिटी। सो वी शुड नॉट डिस्कस एनीथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट, उसमें गलत होने का खतरा रहता है। सर अगर हमने जो चीज रेलिवेंट नहीं है वो डिस्कस करी और हम गलत लिखाए कुछ, तो हमारे तो मार्क्स कट जाएंगे, और लिख के आएंगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं क्वेश्चन में पॉइंट्स। तो कभी भी फालतू मत लिखो, नंबर कटेंगे उसके, मिलने नहीं है, गलत हो गया तो काट लेंगे नंबर। आइए अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले मशीन का ऑर्डर हुआ, तो जब ऑर्डर हुआ तो राम पार्टनर था, इसी क्रम में चीजें हुई, दिस इज द क्रोनोलॉजी। तो पहले मशीन का ऑर्डर हुआ, फिर राम की डेथ हुई, फिर मशीन की डिलीवरी हुई। तो ये बताओ लाइबिलिटी ऑफ अ मशीन अराइज्ड बिफोर डेथ आफ्टर डेथ। तो सर ऑर्डर करने पे लाइबिलिटी आ रही है या डिलीवरी होने पे हो रही है, दिस इज द पॉइंट। तो ऑर्डर पे तो पैसे नहीं देंगे ना, जब डिलीवर हो जाएगी मशीन तभी तो लाइबिलिटी आएगी। तो लाइबिलिटी ऑफ मशीन अराइज ओनली ऑन इट्स डिलीवरी। सो दिस लाइबिलिटी arised after death of Ram. So Ram cannot be liable, cannot be held liable. So my answer is कि राम liable नहीं। मैं पूरा प्रोविजन डिस्कस करूंगा कि भैया देखो डेथ के केस में पार्टनर की लाइबिलिटी टिल दी डेथ होती है, डेथ के बाद जो लाइबिलिटीज अराइज होती हैं उसके लिए उसकी लाइबिलिटी नहीं होती है। एंड इन द गिविंग प्रॉब्लम द मशीन वॉज ऑर्डर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ राम when he was partner, but it was delivered only after his death. So the liability arised after his death, and Ram is not liable, his estate is not liable, his legal heirs are not liable for this, because this act sir was done after his death. Order भले ही पहले हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। बेटा it is just like engagement हुई फिर शादी हुई, तो जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक लाइबिलिटी नहीं। आप मना भी कर सकते हो, यू कैन डिनाई, गालियां पड़ेंगी वो अलग बात है, लेकिन आप मना कर सकते हो। तो लाइबिलिटी, लेकिन शादी हो गई उसके बाद फिर मना करने का नहीं होता, फिर तो डिवोर्स होगा। तो दादा ये होगा। दूसरा पॉइंट है कि किसके अगेंस्ट बिक्री होगी, मतलब कोर्ट किसके अगेंस्ट ऑर्डर करेगा। तो कोर्ट बेटा जो ऑर्डर करेगा वो मोहन और गोपाल के अगेंस्ट करेगा, राम से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि राम की मृत्यु हो चुकी है। बढ़िया, चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें भी डेथ हुई है, तो डेथ के केस में भी, और क्वेश्चन में सारांश ये कि पब्लिक नोटिस नहीं, तो बेटा डेथ में पब्लिक नोटिस नहीं देना है, यही आंसर है। और इसको आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं। ओके चलिए, तो इसको यहीं रखेंगे क्योंकि शादी है, शोर मचा रहे हैं हमारे पड़ोसी, तो इनका शादी वादी हो रहा है लॉकडाउन में, बढ़िया बड़े शोर तो मचाएंगे। तो बाकी का अगली क्लास में आई विल कवर। ओके, इसको प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, आसान है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। थैंक यू।